वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट नॉर्मली पास थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कितनी पास हो रही हैं किसी दिए गए सरफेस एरिया से। अब वो पास कैसे हो रही है? दैट पास नॉर्मली पास है। नॉर्मली पास का मतलब क्या हो गया कि उसके साथ 90 डिग्री का एंगल, उस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के कितनी निकल रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसे डिफाइन की जा सकती है? मतलब कि मैथमेटिकली इसके बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया, कि वो जो सरफेस थी उसका एरिया कितना था, और उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो गया? यानी वो वाला कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन जो है उस सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना के निकलती है, नहीं, उसको नॉर्मल कंपोनेंट मानते हैं। ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? अगर आपको बोला जाए ना किसी सरफेस पे नॉर्मल ड्रा करो, तो उसका मतलब होता है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करो। ठीक है, सरफेस के ऊपर। अच्छा, कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ऑफ ए क्लोज सरफेस s। कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लो, किसका? किसी भी सरफेस s का। ठीक है। सपोज ये है आपका, तो ये उसका एरिया एलिमेंट हमने ले लिया। ठीक है। ये सरफेस है आपकी बड़ी एस। ठीक है। तो ये इसका छोटा सा सिर्फ एरिया एलिमेंट एस, ds जो है। अब देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट ds इज, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस एरिया एलिमेंट ds से, वो कितना होगा? वो इस चीज से दिया जाएगा, उसको फाई से डिनोट करते हैं। अब चूंकि वो छोटा सा रहा तो उसको डी फाई बोल करेंगे। ठीक है ना, डी फाई बराबर किसके होगा? डी एस एरिया एलिमेंट और मल्टीप्लाई बाई उसका जो इलेक्ट्रिक नॉर्मल कंपोनेंट है, तो वो क्या लिखा हमने? ई कॉस ऑफ थीटा। तो वो क्या बन गया? डी एस और साथ में मल्टीप्लाई किए ई कॉस ऑफ थीटा, तो ये बराबर किसके आ गया? ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। अब आप अगर स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है ई डी एस कॉस ऑफ थीटा के। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है? ए बी कॉस ऑफ थीटा। ई डी एस कॉस ऑफ थीटा दिया हुआ है, आप इसको ई डॉट डी एस लिख सकते हैं। ठीक है। तो यही जो होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस स्मॉल एरिया डी एस से जो है जितना निकल रहा होगा। ठीक है। अब अगर टोटल पूरी सरफेस के ऊपर से अगर आपको निकालना है कि इस पूरी सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा बाहर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कितनी निकल रही होंगी बाहर, तो उसके लिए आपने क्या करना है? इसको इंटीग्रेट कर लेना, इस वाली इक्वेशन को। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रेशन इसकी करनी है। तो इलेक्ट्रिक वही कह रहा है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एंटायर क्लोज सरफेस एरिया, वो किसके बराबर होगी? जिसको हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे डी फाई को, तो वो फाई बनेगा। ठीक है। और ये जो है आपका, ये इंटीग्रेशन होगी किसकी? ई डॉट डी एस। अब ये ऊपर ये सर्कल सा डाला हो ना इंटीग्रेशन के बीच में, इसका मतलब होता है कि सरफेस जो है वो क्लोज है। ठीक है, क्लोज सरफेस है ये फाई नहीं है, ये जो ये वाला है, ये असल में क्या है? ये ले क्लोज इंटेग्रल को शो करता है कि क्लोज सरफेस को, कि ये आपकी जो सरफेस है जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्लोज सरफेस है, मतलब तो वो किस हर तरफ से बंद है। ठीक है। तो ये एक आपकी सपोज सर्कुलर थी, तो ये किसके बराबर आएगा? इसकी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स खुद एक क्या है?
स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी है तो हमें इसके अगर यूनिट मालूम करने पड़े तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होते हैं जी, हमें पता है कि न्यूटन पर मीटर होते हैं, न्यूटन पर कूलम होते हैं, ठीक है। और डीएस आगे से एरिया, तो एरिया के किस में होंगे, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है नी। ये पर कूलम था ना, तो पर कूलम को हम इसको बटा डाल के सी लिख दिया है, एन एम स्क्वायर अपॉन सी। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कि गॉस थ्योरम। कि गॉस थ्योरम क्या होती है वो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसे। It states that the total electric flux through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. गास थ्योरम क्या कहती है, जो गास ऊपर गासेस लिखा मतलब गास ने जो दी, ठीक है ना, ये कहती है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, वो बराबर होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, कि उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है उसको मल्टीप्लाई आपने कर लेना है किसके साथ, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ठीक है, इनक्लोज बाय दैट सरफेस। जैसे मतलब कि फाई जो है वो किसके बराबर होगा, वो ई डॉट डी एस मतलब वो होना चाहिए किसके बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। बात समझ आई कि अगर उस किसी सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, सिर्फ क्यू ही चार्ज है, ठीक है, तो अब ये क्यू कितना भी हो सकता है, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जितना भी चार्ज होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से हम अगर हम क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू तो टोटल चार्ज को बता रहा है, क्यू कितना है, ये जो क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, ये बता रहा है कि टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर कितना है। तो क्यू को 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये असल में स्टेटमेंट है उसकी, किसकी, गॉस थ्योरम की। कि गॉस की थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट ये है कि फाई जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब फाई का मतलब हो गया कि एस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड यानी सरफेस ई डॉट डी एस है नी, वो किसके बराबर होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका प्रूफ है आगे, हमें ये चीज प्रूव करनी है, किसी चीज को किसी सरफेस को लेके हम इसको प्रूव करते हैं, और कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं वो प्रूफ। सपोज अ चार्ज प्लस क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मान लेते हैं कि एक चार्ज जो है हमारा किसी स्फीयर की सेंटर में रखा हुआ है जो प्लस क्यू है, जिसका रेडियस आर है। सपोज ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इसका रेडियस जो है वो आर है, ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस आर है, ठीक है, ये प्लस क्यू आपका चार्ज है और ये उसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाई। अब चूंकि स्फीयर है तो सेंटर में चार्ज रखा हुआ, तो इसके हर तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी, हाँ, किसी भी पॉइंट के ऊपर होगी ना बराबर, चूंकि रेडियस बराबर, यहाँ पर डिस्टेंस बराबर है, रेडियस है, तो ये स्फीयर का रेडियस सेंटर से सरफेस तक जो है वो डिस्टेंस सेम रहेगा हमेशा। तो वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो बराबर होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू यही वाला, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, ये इसको किस फॉर्म में, मतलब उस फॉर्म में दे रहा है, इंटेग वेक्टर फॉर्म में के अंदर, ठीक है, वेयर और यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम प्लस क्यू टू द सरफेस एलिमेंट। और जहां पे जो ये जो आर वेक्टर है ना, ये इस क्यू से सरफेस एलिमेंट की तरफ जा रहा है, ये आपका सरफेस एलिमेंट है, ये दिख रहा है ना जो शेडेड है, ठीक है, इसको सरफेस एलिमेंट माना गया है कि इस सरफेस से आपकी जो है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है वो पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस गिवन बाई, सपोज कर लेते हैं आपका छोटा सा एरिया है, कौन सा, डी एस, ये जो शेडेड एरिया ना इसी को डी एस माना गया है, ठीक है, ये आपका डी एस है। अब ये चीज आपको याद रखनी है क्या, कि इस डी एस को हम कैसे लिखेंगे, मतलब डी एस की मैथमेटिकली डी एस जो है किसके बराबर होगा, डी एस जो है वो यूनिट वेक्टर और मल्टीप्लाइड बाई उसका जो एरिया है ना डी एस, ये तो वेक्टर फॉर्म है ना डी एस, ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा, यूनिट वेक्टर इनटू दैट एरिया, ठीक है, डी एस। ये चीज आपको याद रखनी है, डी एस जो है डी एस वेक्टर वो किसके, एरिया एलिमेंट जो है वो किसके बराबर होगा, एन डी एस, ठीक है, मतलब एन जो है यूनिट वेक्टर है, वेयर एन इज ए यूनिट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट। अब एरिया देखो, अगर आप सरफेस ले लो, एरिया तो आपका ये है ना, सतह तो यहीं पे रुकी हुई है ना, अब सरफेस के ऊपर नॉर्मल क्या होगा, सरफेस के ऊपर नॉर्मल होने के बाद मतलब हो गया कि आप उस सरफेस के ऊपर अगर 90 डिग्री एंगल बनाना चाहो तो क्या होगा, मतलब उससे बाहर की तरफ होगी ना, बात समझ आई ना। अगर मैं ये जैसे ये एरो दिया हुआ है, एन के इस तरफ एरो दिया हुआ है, मतलब इस तरफ ही होगा ना, तभी जाके यहाँ इन इस सरफेस के बीच में और इसमें जो है 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है नहीं, तभी वही कह रहा है कि ये जो एन है ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ किस तरफ, मतलब वो ही वाली डायरेक्शन है, मतलब उसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, जो आर यूनिट वेक्टर है ना इसी के पैरेलल जा रहा है वो भी, ये भी इसके जो है नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल ही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ई डॉट डी एस निकालना चाहें तो देखो, हमें यहां पे अगर आप देखो इस जगह पे आपको ई की वैल्यू मिल गई ना, ई की वैल्यू यहां पे मिल गई, और यहां पे आपको किसकी वैल्यू मिल गई, डी एस की वैल्यू मिल गई। तो हमें निकालना शुरू में क्या चीज है, ई डॉट डी एस निकालना है ना, ये ई डॉट डी एस हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, अब दोनों चीजें जो कि हमें मिल गई, ई की वैल्यू भी मिल गई ये वाली और डी एस की मिल गई ये वाली, ठीक है। हम ई डॉट डी एस करते हैं, तो ई की जगह पुट करते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, जो वो ऊपर वाला था, ठीक है। और डॉट डी एस है तो डी एस की जगह एन डी एस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही ds को इधर ले आते हैं, अपॉन आर स्क्वायर कर लेते हैं और दोनों यूनिट वेक्टर को इकट्ठा कर लेते हैं, बात समझ आई, दोनों यूनिट वेक्टर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। अब क्या होगा कि याद रखें, दो यूनिट वेक्टर, अब देखो ये यूनिट वेक्टर है ना आर यूनिट वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और एन यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन से ही बाहर जा रहा है, दोनों पैरेलल हैं, ये भी नॉर्मल है ये भी नॉर्मल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। तो डॉट प्रोडक्ट दो यूनिट वेक्टर का जब वो पैरेलल भी हों तो वो 1 के बराबर होता है, तो दो पैरेलल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम उसकी जगह 1 पुट कर लेंगे, ठीक है नहीं, मतलब ई डॉट डी एस का ई डॉट डी एस, ठीक है, और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो सेम ऐसे ही, डी एस अपॉन आर स्क्वायर ऐसे ही, आगे था और डॉट एन, तो और डॉट एन की जगह 1 पुट किया तो जो हमारी इक्वेशन जो है वो इतनी रिड्यूस होकर बच गई, ठीक है। अब ये सपोज इसका नाम फर्स्ट है, अब इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। अगर हम इस फर्स्ट को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इस फर्स्ट की, मतलब कि वो तो हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए निकाला ना, मतलब अभी ये जो ई डॉट डी एस था ये हमारा किसका है, ये हमारा जो है फाई है, किसके लिए, वो छोटा एरिया एलिमेंट जो आपने लिया था, मतलब कि ये वाला, ये इस एरिया एलिमेंट के लिए अभी आपने निकाला है, ठीक है। अगर आप पूरी सरफेस के लिए निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे इसकी, वही लिखा है इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट ओवर द क्लोज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर वी हैव, फर्स्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे
क्लोज सरफेस को, ठीक है, मतलब जो कि स्फीयर है आपकी। तो ये इंटीग्रेशन डाली, अब ये बीच में सर्कल डाला, इसका मतलब हो गया कि ये क्लोज्ड है, ठीक है, सरफेस क्लोज्ड है। एस डालने का मतलब क्या कि सरफेस इंटेग्रल है, ई डॉट डी एस। और चूंकि क्यू भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है नी, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट ये बाहर निकाल दी। इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी बची, डी एस की, ठीक है। और डी एस को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एस मिलेगा, ठीक है नी, डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एस मिलेगा। एस मीन्स सरफेस एरिया मिलेगा उस पूरे उसका। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर रखा है ऐसे, मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे की जगह मतलब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का। बात समझ आई ना। अच्छा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन आर स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई कर लिया इसको, टोटल सरफेस एरिया फिर किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 और 4 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। तो हमें तो यही यही चीज हमें प्रूव करनी थी ना, है नी, कि ई डॉट डी एस जो है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। मतलब जो आपका फाई है, ई डॉट डी एस बोलो या आपका फाई बोलो, वो आपका किसके बराबर होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारी चीज जो है, गॉसेस थ्योरम जो है वो प्रूव हो चुकी है, ठीक है। आसान सी ये दो चीजें हैं। एक चीज जो है इसमें एक्स्ट्रा याद रखनी है, जो डी एस है, ई का तो आपको पहले से पता है, तो डी एस वैक्टर जो है वो किसके बराबर होगा, एन यूनिट वेक्टर इंटू डी एस, ठीक है नी, जो पीछे आपको इक्वेशन मतलब इक्वेशन दी नहीं वहां, ये वाली चीज तो आप पहले से जानते हो ना, ई जो है किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ये याद है, सिर्फ ये याद रखनी है आपने, क्या, डी एस इज इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर इंटू डी एस, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको और इसको जोड़ना है, और जो जोड़ने के बाद आएगी वो आपकी इस मतलब स्मॉल एरिया एलिमेंट की का फ्लक्स निकल जाएगा। अब टोटल फ्लक्स आप अगर आपको इस सरफेस का निकालना तो वो उसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब स्फीयर की। तो तब आपको जो एरिया है वो निकलेगा किसका, डी एस की जगह आपका एस आएगा, और एस जो है वो सरफेस एरिया है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। तो आपको वहां से कैंसिलेशन होगी और आखिर में आपको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, तो वही लिखा कि हेंस प्रूव्ड।